हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है सीटेट पेपर 2 एसएसटी की। ठीक है, इससे पहले मैंने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी एसएसटी सोशल साइंस की, जिसमें मैंने 6 फरवरी 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी एसएसटी के 40 क्वेश्चंस थे वो कवर किए हुए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं 23 जनवरी 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएसटी के कंटेंट से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम अमंग विच ऑफ द फर्स्ट सिटीज वर पीसेस ऑफ क्लॉथ फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास, यानी कि निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो नगर से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले। मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता का एक क्या है, प्रमुख स्थल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक और क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेना। जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स सच एज देवनागरी, बंगाली एंड तमिल हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्लैंक स्क्रिप्ट, यानी कि ये जो आधुनिक भारत की जो लिपियाँ हैं जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल, इसका विकास जो है किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। संस्कृत से हुआ है, प्राकृतिक या लैटिन या ब्राह्मी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी जो भारत की लिपियां हैं, इन सभी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये 4 दिए गए हैं। ये काल के अकॉर्डिंग आपको जो है क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है कि पहले किसका शासन था, फिर किसका शासन हुआ, फिर किसका शासन हुआ। ठीक है, तो इसमें जो राइट क्रम है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही है। देखिए, सबसे पहले जो शासन किया था वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था, उसके बाद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और लास्ट में किया था खिज्र खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये आपको मैचिंग दी गई है, ये आपको मिलानी है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। बाणभट्ट, अश्वघोष, हर्षिण, रविकीर्ति, और इसमें इधर ये लिखा हुआ है बुद्धचरित, हर्षचरित, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो ये कौन सी प्रशस्ति किनके द्वारा चुनी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाणभट्ट लिखी गई है हर्षचरित द्वारा, अश्वघोष बुद्धचरित की है, और हर्षिण समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है रविकीर्ति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगधी इज़ अ फॉर्म ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि जो मगधी है वो किस भाषा का एक रूप है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये जो प्राकृत भाषा है उसका एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बसवण्णा मूवमेंट वीरशैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवण्णा। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, इनमें ये कह रहा है कि कौन सा कथन जो है बसवण्णा द्वारा आरंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में सही है। तो वीरशैव आंदोलन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या दे रहा है, इट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द तमिल भक्ति मूवमेंट। बिल्कुल सही है, इसका जो आरंभ था वो तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। दूसरा दे रहा है यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, बिल्कुल गलत। और इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का उपदेश दिया, ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ विच इंडियन क्रॉप एज इट्स कॉम्पिटिशन, यूरोप में वुड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील कृषि के रूप में, नील फसल के रूप में जो है इसको देखा था।
देखिए जो नील का जो पौधा है ना वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही कथन का जो है चयन करना है। पहला क्या है, द इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन to India is powerfully emphasized in the paintings by the Daniels, यानी कि जो डेनियलों की चित्रकारी में ब्रिटिश शासन जो था उसके द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। नेक्स्ट है हमारा, डेनियलों ने अपने सुरम्य परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया। तो ये बताना है आपको कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग महात्मा गांधी व्यू ऑन वेस्टर्न एजुकेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा थी उसके बारे में महात्मा गांधी ने विचार दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन जो है उन चुनना है गांधी जी के बारे में। तो गांधी वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि जो गांधी जी थे वो भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, ये पहला है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही थॉट दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indian, वे ये सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं या एक सही है, ए सही है, बी सही नहीं है? तो देखिए ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, दोनों ही कथन जो हैं गांधी जी के विचार हैं ये। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन मोटिव फॉर द ब्रिटिश टू डिवाइड बंगाल इन 1905 वॉज, यानी कि जो 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, जो 4 रीज़न दिए हुए हैं यहाँ पे। द बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम, यानी कि बंगाल जो था उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रांत था। दूसरा, बंगाल के लोग यह मांग थी, यानी कि वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विंस के लिए, या फिर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली नेशनलिस्ट एंड टू स्प्लिट द पीपल, यानी बंगाल के जो राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो अभी हमने पढ़ा, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य रीज़न यही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखो। ठीक है, असर्जन और रीजनिंग, तो आपको दिया गया है, कथन दिया है, उसका कारण दिया हुआ है, आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो पहला क्या कह रहा है, असर्जन, द मॉडरेट सेक्शन ऑफ कांग्रेस डिमांडेड अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि कांग्रेस के मध्य मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। ठीक है, ये तो कथन है हमारा, इसका कारण क्या दे रखा है, द मॉडरेट्स फेल्ट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, यानी मध्यम मार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। क्या यही कारण है ऊपर वाले स्टेटमेंट का? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो ए जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है आर, यानी कि ये जो रीजन है बिल्कुल सही है उसके कथन के लिए। देखिए अगर आपको इस टाइप के जो कथन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी ऑप्शन, तो देखिए मोस्टली जो इसका ऑप्शन राइट होता है ना, मोस्टली जो देखा गया है सीटेट में, वो ये सही होता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी, फिर से वही है, ए और बी को पढ़ना है और उसमें से हमें सही स्टेटमेंट को जो है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पाकिस्तान वाज पार्टीशन्ड इन 1971 एंड बांग्लादेश क्रिएटेड, यानी कि 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। दूसरा कथन क्या कह रहा है, वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ पार्टीशन वॉज दैट द बंगाली स्पीकर्स ऑफ द ईस्ट
फेल्ट दैट देयर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी वॉज बीइंग सप्रेस्ड। यानी कि ये जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, इसका जो कारण है वो ये है कि पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोगों को ये लगा कि उनके भाषा और उनकी जो पहचान है उसको कुचला जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है और ये कारण बिल्कुल सही है और दोनों ही कथन सही हैं। इसी वजह से जो है क्या हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री नारायण गुरु लेड कास्ट इक्वालिटी मूवमेंट, यानी कि श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की कहाँ पर की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। किस लिए की थी, तो टू प्रमोट द आइडिया ऑफ वन गॉड, यानी एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीरेशलिंगम पंतलु वॉज अ रिफॉर्मर, यानी कि वीरेशलिंगम पंतलु एक सुधारक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। फ्रॉम तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी हु कैंपेन्ड फॉर विडो री मैरिज, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए क्या चलाया था, एक अभियान चलाया था। किसने, वीरेशलिंगम पंतलु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही है इसमें। एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग। वन मिनट, यस। क्वेश्चन नंबर 15 पर थे हम। स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट हैं, सही स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, ग्राउंड ऑन विच वी आर स्टैंडिंग इज स्लोइंग मूवली, यानी कि जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट विद इन अर्थ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक और बाह्य क्रियाएं क्या हैं, उत्तरदायी हैं। तो करेक्ट आंसर जो है उसमें ऑप्शन नंबर ए है। दोनों ही कथन सही हैं और बी सही व्याख्या कर रहा है, कथन बी कथन नंबर ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम ऑफ कंट्री विद द कॉलम ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश दिए गए हैं और ये आपको कंट्री यानी कि देश दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो ए है विषुवत रेखा है, तो वो क्या करती है, कांगो गणराज्य की है। और जो आपकी कर्क रेखा है वो है भारत से रिलेटेड, और जो मकर रेखा है वो आपकी है चिली से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए वही क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको दोनों को पढ़ना है, सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द मिडल एंड बल्क्ड एट द पोल्स, पृथ्वी मध्य में थोड़ी सी चपटी है और ध्रुवों पर क्या है, उभरी हुई है। नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्क्ड इन द मिडल। दूसरा ये बोल रहा है कि ध्रुवों पर चपटी है लेकिन जो मध्य में है वो कैसी है, उभरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो तो गलत है लेकिन बी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, हमारा बी सही है। जो पृथ्वी है ना वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में यानी कि बीच में कैसी है, उभरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली बी इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टाइम एट ग्रीनविच इज 6:30 AM, what will be the longitude of the place where the time is 11:30। इस टाइप का क्वेश्चन शायद कल भी पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए। जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री ईस्ट, यानी कि पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है, यानी कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेयरी। देखिए जो उत्तर अमेरिका का घास स्थल होता है ना, जहाँ पर घास लगती है उसको हम बोलते हैं प्रेयरी, और यह क्या है, शीतोष्ण घास स्थल है। जबकि विकल्प में दिए गए और जैसे सवाना है, लानोस दिया गया है, कंपोस्ट दिया गया है, ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण हैं। और जो प्रेयरी है वो क्या है,
शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो यही हमारा इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि मरुस्थल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का जो है चयन करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, डेजर्ट इज एन एरिड रीजन, यानी कि ये जो मरुस्थल है वो एक शुष्क प्रदेश होता है। नेक्स्ट कह रहा है डेजर्ट एरिया इज करेक्टराइज्ड ओनली बाय एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, यानी कि मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेजर्ट एरिया कुड हैव ग्रेवल प्लेन्स एट प्लेट्यूज बिसाइड्स वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और सी कथन जो है हमारा सही है, बी कथन हमारा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ केवल अत्यधिक उच्च मात्रा में तापमान पाया जाता है, तो अगर आपको सीटेट के एग्जाम में कहीं भी ओनली नज़र आ जाए ना, तो वो तो आपका नेगेटिव है, वो तो आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ए और सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स, यानी सेल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन जो है इसमें से चुनना है। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, यानी कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। बाकी के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि दक्कन पठार ग्रेनाइट से बनता है, ये भी गलत है। आग्नेय सेल मैग्मा से बनती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसोलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि जो आतपन होता है वो किससे प्रभावित होता है, क्लाउड्स यानी बादल से, लैटिट्यूड यानी अक्षांश द्वारा, वाटर वेपर एंड डस्ट द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये जो आइसोलेशन है, जो आतपन होता है वो तीनों ही द्वारा प्रभावित होता है, क्लाउड्स के द्वारा, लैटिट्यूड के द्वारा और वाटर वेपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आतपन होता क्या है, तो आतपन मैं आपको बता दूं, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, यानी कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वही क्या कहलाती है, हमारी आतपन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ट्रेड विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि व्यापारिक पवनों के बारे में आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो व्यापारिक पवनें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये पश्चिम से पूर्व चलती हैं, तो ये भी गलत है। और जो व्यापारिक पवनें हैं उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जाता, ये सर्दियों में चलती हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग अजर्सन एंड रीजनिंग, यानी कि वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन्स एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। और रीज़न क्या कह रहा है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका होती है, यानी कि जो जनसंख्या का वितरण में पर्यावरण है उसकी भूमिका की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए बी सी एंड चूज द करेक्ट आंसर। 3 कथन दिए गए, सही कथन हमको चुनना है। पहला क्या कह रहा है, मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जो खनिज आग्नेय सेल हैं, अवसादी सेल हैं और कायांत्रित सेलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, धात्विक खनिज आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांत्रित और अवसादी सेलों में नहीं पाए जाते। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, यानी कि मिनरल फ्यूल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ए, कथन ए और कथन सी सही है, कथन बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, रीज़न और वही दिया गया है अजर्सन और रीजनिंग, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला क्या दे रखा है, गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैज़ टिडल मिल फार्म्स, यानी कि भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल के क्षेत्र हैं। इसका कारण क्या दे रखा है, ज्वारी ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण से किया जा सकता है। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो
स्टेटमेंट जो ए है वो तो सही है, लेकिन जो रीज़न है, जो कारण हमको दिया गया है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को ज़रूरत पड़ने वाले मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में लिखिए, यानी कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहले आपका आएगा कोल यानी कि कोयला, उसके बाद आपका आएगा लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, उसके बाद आपका आएगा लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी मिसिंग इन अ सोसाइटी विद यूनिफॉर्मिटी। एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी, यानी कि जो एक रूपी समाज होगा उसमें हम किस चीज़ की कमी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। अगर एक रूपी समाज होगा तो उसमें अब डाइवर्सिटी यानी कि हमें विविधता देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द पंचायत एट ब्लॉक लेवल इज़ कॉल्ड, यानी कि विकास खंड स्तर की पंचायत को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जनपद पंचायत। जो विकास खंड स्तर की पंचायत होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज के लिए 30 क्वेश्चन ही, कल हम फिर करेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है। ये 10 जो क्वेश्चन हैं वो कल वाली वीडियो में ऐड कर दूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।